सौतेली बहन बनी सौतन। ओहो, किस मनहूस का चेहरा देख लिया सुबह सुबह, अब सारा दिन खराब हो जाएगा। किंजल, मैं तो तुम्हारे लिए जूस बना कर लाई थी, लेकिन एक तुम हो जो अपनी बड़ी बहन से कैसी बात करती हो। यह सुनकर कावेरी उससे जोरदार थप्पड़ मारती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से इस तरह बात करने की? और क्या झूठ कहा उसने? मनहूस ही तो है जो अपनी माँ को खा गई। ये तो तू एहसान मान जो मैं तुम्हें यहाँ रहने दे रही हूँ, नहीं तो किसी चौराहे पर हाथ में कटोरे लेकर भीख मांगते रहती। अपनी सौतेली माँ और बहन की ताने और अत्याचार से परेशान होकर चकोर मंदिर जाकर भगवान से हाथ जोड़कर कहती है, ये सौतेली रिश्ते से सौगात में देने से अच्छा होता भगवान कि तू मुझे अनाथ ही रहने देता। आज अपने ही घर में घुटन भरी जिंदगी जीने के मजबूर हूँ मैं। वही मंदिर में खड़ी ममता उसकी सारी बातें सुन रही थी। वो मन ही मन माता रानी को शुक्रिया अदा करते हुए कहती है, हे माता रानी, तूने मेरी प्रार्थना सुन ली। ये लड़की एकदम भोली भाली है। मुझे ऐसे ही लड़की की तलाश थी अपने बेटे ध्रुव के लिए, ताकि मैं इसे अपने घर की बहू बनाकर इसे अपने काबू में रख सकूं। अगले ही दिन ममता ध्रुव को लेकर चकोर के घर में रिश्ता लेकर पहुंच जाती है, जहां वह बिना दहेज चकोर का हाथ अपने बेटे के लिए मांगती है। बिना दहेज के शादी के नाम पर कावेरी शादी के लिए मान जाती है। दोनों की शादी पक्की हो जाती है और कुछ ही दिनों में ध्रुव बारात लेकर आता है। शादी संपन्न होता है। शादी में ममता अपनी बहू को ढेर सारे गहने चढ़ाती है, जिसे देखकर किंजल की आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो अपनी माँ से कहती है, माँ, ये कोई मामूली लड़का नहीं है, ये तो बहुत बड़ी पार्टी लगती है। देखो तो वो बुढ़िया कैसे सोने में तौली जा रही है अपनी बहू को। इस सौतेली बहन की बच्ची को इतना बड़ा घर में शादी हो गया, ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। हाँ तो मैं भी कहाँ जानती थी कि यह इतने बड़े घर की बहू बन जाएगी। खैर तू अपना मन खराब मत कर, मैं तेरे लिए इससे भी अमीर और बढ़िया घर का रिश्ता ढूंढूंगी। चकोर ब्याह कर उस घर में आ गई। उस घर में की बहुत खुश थी। ऐसे ही समय बीता और उसकी शादी के अब 3 साल बीत गए, लेकिन वह अभी तक माँ नहीं बन पाई। यह देखकर ममता कहती है, ना जाने किस मनहूस को हमने अपने घर की बहू बनाकर ले आई, जो अभी तक मुझे दादी बनने की खुशी नहीं दे पाई, इसलिए अभी तक इस घर को एक वंश नहीं दे पाई। लगता है अब यह बांझ ही रहेगी। हमें अब अपने बेटे ध्रुव के लिए दूसरी शादी के लिए फोर्स करना होगा। ध्रुव की दूसरी शादी का बात के बारे में चकोर को पता चलती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अकेले बैठकर बहुत रोती है। लेकिन उसके ससुराल वाले की खुशी के लिए उसने रुद्र की दूसरी शादी के लिए मान जाती है। फिर ममता ध्रुव की दूसरी शादी के लिए कावेरी से बात करती है। वो किंजल को अपनी दूसरी बहू बनाकर ले आती है। किंजल अपने ससुराल जाकर चकोर से कहती है, चकोर, अब तुम इस कमरे को खाली करो। इस कमरे में से जो भी तुम्हारा सामान है लेकर बाहर वाले कमरे में जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरे पति के बीच कोई तीसरा डिस्टर्ब करे। चकोर दूसरे कमरे में जाकर रहने लगती है। अगले ही दिन जब ध्रुव ऑफिस से घर आता है तो चकोर उसे खाना परोस रही होती है। तभी वहाँ किंजल आ जाती है और उसके हाथों से प्लेट गिरा देती है। अब से मेरे पति को खाना मैं ही परोसूंगी, समझी? तुम्हारा इन पर कोई हक नहीं है। ये रुद्र अब मेरे हैं, अब वो मेरे ही हाथों से खाना खाएंगे, समझी? तुम मेरे पति के पत्नी बनकर नहीं, बल्कि मेरी सौतन बनकर इस घर में आई हो। यह सुनकर ध्रुव चकोर को एक जोरदार चाटा मारकर कहता है, किंजल बिल्कुल सच कह रही है। मुझ पर सिर्फ और सिर्फ किंजल का ही अधिकार है। तुम मुझे अभी तक एक बच्चे का बाप नहीं बना सकी, इसलिए मुझे किंजल से शादी करनी पड़ी, क्योंकि जो खुशी मुझे तुम नहीं दे सकी वो यह देगी, इसलिए मुझ पर पहला हक इसी का है, समझी? ये कहकर ध्रुव वहाँ से चला जाता है। देखा सौतेली बहन, मेरी प्यारी सौतन जी, अब तो तेरी मांग का सिंदूर और तेरा पति दोनों ही मेरे हुए। ऐसी समय बीतता है। फिर एक दिन पता चलता है कि किंजल प्रेग्नेंट है। क्या बहू, यह सच है? मैं सच में दादी बनने वाली हूँ और मेरा बेटा पिता?
हाँ माँ जी, लेकिन आपकी बड़ी बहू और मेरी सौतन इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि उसे तो ये सौभाग्य प्राप्त हुआ ही नहीं। देखो किंजल, तू अपनी बड़ी बहन को कभी नहीं समझ पाई। जिसने अपनी माथे का सिंदूर तुम्हें हंसते हंसते दे दिया, वह भला तुम्हारी इस खुशी से क्यों जलेगी। अब बंद कर नाटक करना। अब से तू इस गर्भवती बहू और इसके बच्चे का अच्छे से ख्याल रखेगी, समझी। अब चकोर दिन रात सेवा करती, लेकिन किंजल थी जो अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही थी। वह कोई न कोई तरकीब निकाल लेती थी। एक रोज चकोर उसे फल काट कर देती है और किंजल उसे बाहर फेंक देती है और पपीता काटकर अपनी प्लेट में रखकर अपनी सास और पति को दिखाती है। माँ जी, ये देखिए, आपकी बड़ी बहू चकोर ने मुझे पपीता खाने को दिया है ताकि मैं और मेरा बच्चा दोनों मर जाएं। किंजल रोध होकर नाटक करके चकोर को ध्रुव के हाथों पिटवा देती है। ध्रुव उसका खूब पिटाई करता है। नहीं नहीं, मुझे मत मारिए, वह झूठ बोल रही है। चकोर किसी न किसी तरह ध्रुव के गुस्से का शिकार होती। कभी उसका पति, तभी उसके सास उसे ताने देती। वैसे कलेजा तो तुम्हारा बहुत जलता होगा ना, अपनी सौतन बहन को अपनी पति के बाहों में देखकर। जानती हो किंजल, एक औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने पति का बंटवारा नहीं। लेकिन मैंने अपनी बहन के लिए वो भी किया। इतना प्यार करती हूँ मैं तुमसे। अगर मेरे जिस्म का एक हिस्सा बेचकर भी तुझे तुम्हारी खुशियाँ खरीदनी पड़ी तो मैं एक बार भी पीछे नहीं हटूंगी। तभी उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है। घर पर उस वक्त कोई नहीं होता है। चकोर उसे जल्दी से अस्पताल ले जाती है। कुछ समय बाद ध्रुव और ममता वहां पहुंचती है, जहां डॉक्टर उसे कहता है, अगर थोड़ी देर और हो जाती तो पेशेंट के साथ कुछ भी हो सकता था। माँ और बच्चे दोनों के जान का खतरा हो सकता था। इसका सारा पानी बह गया था। किंजल चकोर को देखकर कहती है, मुझे माफ कर दे मेरी प्यारी बहन, जो मैंने तेरा घर तोड़ा। बचपन से आज तक तेरी खुशियाँ छीनती आई। मैं आज तक कभी अच्छी बहन नहीं बन सकी। हाँ चकोर, मुझे भी माफ कर दो। मैं तुम्हें बहुत गलत समझा। सच में चकोर बहू, तुम बहुत अच्छी हो और दिल की सच्ची हो। हम सबको माफ कर दो। नहीं नहीं, आप सब ऐसा मत कहिए। अब बीती बातों को भूलने में ही भला है। 2 दिन बाद किंजल अपने बच्चे को लेकर घर आती है और सब खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं।